आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया वर्ल्ड न्यूज का, जिसमें हम आपको कराते हैं आलमी खबरों से बाखबर। तो चलिए शुरू करते हैं आलमी खबरों का सिलसिला हेडलाइंस के साथ। धमाकों से दहला अफगानिस्तान। काबुल में दोहरे खुदकश हमले में 29 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी। तो कंधार में हुए खुदकश हमले में 11 बच्चे हलाक। शाम के शुमाली इलाके हामा और अलेप्पो में मिसाइल हमले। सदर बशर अल असद हुक्काम के हामी मिलिशिया के 26 से ज्यादा जंगजू हलाक। इसराइल पर हमले का शक। इसराइली फौजियों की गोलीबारी में मजीद 3 फिलिस्तीनी हलाक। अमेरिकी वजीर खारजा फिलिस्तीनियों के कत्लेआम पर खामोश, कहा इसराइल को अपनी दिफा का है हक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किम जोंग को पैगाम, कहा पीस हाउस में मुलाकात होगी बेहतर। किम ने कहा अमेरिका हमला ना करे तो हो जाएंगे जौहरी हथियारों से दस्तबरदार। और बरतानवी वजीर दाखिला अंबर रूड ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। गैर कानूनी तरीके से वतन पर की थी गलत बयानी। साजिद जावेद बने ब्रिटेन के नए वजीर दाखिला। और चलिए आलमी खबरों की शुरुआत करते एक अफसोसनाक और दर्दनाक खबर के साथ। दरअसल अफगानिस्तान से खबर, जहां पर काबुल में दोहरे खुदकश हमले में 29 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 40 से ज्यादा इसमें जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 9 सहाफी और कैमरामैन भी शामिल हैं। जराए के मुताबिक मुताद्दिद जख्मियों की हालात बेहद तशवीशनाक बनी हुई है और मरने वालों की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। हुक्काम ने बताया कि ये हमले मरकजी काबुल में नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी के दफ्तर के पास किए गए। बज़ाहिर इन हमलों में गैर मुल्की अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश की गई। काबुल में जहां ये हमले किए गए, वहां नेटो सदर दफ्तर के अलावा कई ममालिक के सिफारत खाने भी वाक़ हैं। इस्लामिक स्टेट ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। बता दें कि पिछले हफ्ते भी यहां वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर पर दहशतगर्द हमला किया गया था, जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि 2 हमलों के बाद थोड़ी देर पहले कंधार में भी एक बड़े हमले की खबर मिल रही है और ताजा जानकारी मिल रही है कि कंधार में भी एक बड़ा हमला हुआ है। अगर हमलों की तादाद देखी जाए तो कुल मिलाकर के 3 पहुंच जाती है और आईएसआईएस ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। तो इस वक्त अफगानिस्तान से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बम धमाकों से पूरा का अफगानिस्तान एक तरीके से दहल गया है। 2 खुदकश बम धमाके हुए, उसमें 9 सहाफियों और कैमरामैन की मौत हो गई। 11 तलबा इसमें बताए जा रहे हैं, 20 दीगर लोग हैं। और कंधार से भी इस वक्त खबर मिल रही है कि कंधार में भी एक ब्लास्ट हुआ है। इधर शाम के शुमाली इलाके हामा और अलिप्पो में पीर की अलस सुबह किए गए मिसाइल हमले में सदर बशर अल असद हुकूम के हामली मिलिशिया के 26 से ज्यादा जंगजू हलाक हो गए हैं। शाम की सूरत हाल पर नजर रखने वाली बरतानवी तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी ने दावा किया है कि हलाक होने वालों में कई ईरानी शहरी भी शामिल हैं। ऑब्जर्वेटरी ने यह कहा है कि हमला बज़ाहिर इसराइल ने किया, जिसका हदफ शाम के शुमाल में वाक़े ब्रिगेड 47 नामी फौजी अड्डे पर मौजूद हथियारों का एक गोदाम था। लेकिन बाज दीगर जराए के मुताबिक हलब और हामा के नवाह में शामी और ईरानी फोर्सेस के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइल ने इस हमले में मुलव्विस होने की तस्दीक और तरदीद नहीं की है, लेकिन इसराइल शाम में गुज़िश्ता 7 साल से जारी खाना जंगी के दौरान कई बार हमले कर चुका है। उधर शाम की राजधानी दमिश्क में मजाफाती इलाके यरमूक में बागियों और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ असदी अफवाज का ऑपरेशन जारी है। यरमूक में शदीद लड़ाई चल रही है। इसके नतीजे में दर्जनों बागियों की हलाकत की भी खबर है। वाज़ेह है कि यरमूल शाम में सबसे बड़ा फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप है।
19 अप्रैल से लड़ाई शुरू होने के बाद अब तक तकरीबन 4000 लोग यरमुक कैंप छोड़ चुके हैं। जराये के मुताबिक शदीद लड़ाई के बाद शामी हुकूमत और बागियों के बीच एक समझौता भी पाया गया और इस समझौते की भी खबर मिल रही है। इसके मुताबिक शामी हुकूमत बागियों को इनखला के लिए सेफ पैसेज देने को तैयार हो गए हैं। वहीं बागियों ने किफराया अल फौवा इलाके को खाली करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। और गाजा पट्टी में इस्राएली फौजियों की फायरिंग में मजीद 3 फिलिस्तीनी हलाक हो गए हैं और इस्राएली फौज के मुताबिक फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाकयात गाजा सरहद के करीब हुए। जराये के मुताबिक एहतजाज कर रहे 2 फिलिस्तीनियों ने इस्राएली फोर्सेस पर धमाकाखेज मवाद फेंकने की कोशिश की। जवाब में इस्राएली अफवाज ने सीधे फायरिंग कर दी। इसकी वजह से ये दोनों फिलिस्तीनी हलाक हो गए। एक और वाक़े में एक फिलिस्तीनी इस्राएली फौज की फायरिंग में उस वक्त हलाक हो गया जब वो मुबैना तौर पर गाजा सरहद अबूर करने की कोशिश करते हुए इसराइल में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। वाज़ेह रहे कि हक वापसी के लिए फिलिस्तीनी 4 हफ्तों से एहतजाज कर रहे हैं। इसराइली गोलीबारी में अब तक 45 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उधर मशरिक़े वुस्ता का दौरा कर रहे अमेरिकी वजीर खारजा ने इस्राएली ज़ाहरियत पर तनकीद करने से इनकार कर दिया। जॉर्डन दौरे के दौरान अपने हम मनसब एमन सफादी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोम्पियो ने कहा कि इस्राएल को अपने दिफा का हक है। उन्होंने ये बयान ऐसे वक्त में दिया जब गाजा सरहद पर हर रोज फिलिस्तीनी इस्राएली गोलीबारी में मारे जा रहे हैं। अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा कि वो 2 मुल्की नजरियात के हामिल हैं। इस सिमत में उन्होंने इस्राएली और फिलिस्तीनियों पर जोर दिया कि वो सियासी रवाबित को बहाल करें। With respect to the two-state solution, the parties will ultimately make the decision about what the right resolution is. We're certainly open to a two-party solution. That's a likely outcome. We certainly believe that the Israelis and Palestinians need to have political engagement. We urge the Palestinians to return to that political dialogue. बढ़ते खबरों में आगे, इस्राएली और फिलिस्तीन के दरमियान कशीदगी के बीच सऊदी अरब के वली अहद शहजादा सलमान ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने फिलिस्तीनियों को भड़का दिया है। जी हां, एक इस्राएली चैनल ने खबर दी है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि फिलिस्तीनियों को या तो अमेरिका के जरिए पेश किए गए अमन मुआहदे को कबूल कर लेना चाहिए या चुप रहना चाहिए। जराये के मुताबिक सलमान ने पिछले महीने न्यूयॉर्क दौरे पर कई यहूदी लीडरों से मुलाकात के दौरान ये बात कही थी। इस्राएली चैनल 10 ने रिपोर्ट दी है कि क्राउन प्रिंस ने कहा था कि पिछले 40 वर्षों से फिलिस्तीन लीडरशिप ने बार बार क़याम अमन के मौके खोए हैं। ये वक्त ऐसा है जब फिलिस्तीनियों को अमेरिकी अमन मुआहदे पर बातचीत करनी चाहिए। और इस मौजू पर हमारे साथ बातचीत के लिए मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट शौकत भारती जी फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। शौकत साहब, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, फिलिस्तीनियों का जो कत्लेआम हो रहा है ये दिख रहा है, लेकिन अमेरिका के नए वजीर खारजा पोम्पियो इसराइल को कंडेम्ड करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हिमायत ही कर रहे हैं। उल्टा ये कह रहे हैं कि इसराइल को अपनी दिफा का हक है। उनके इस बयान को आप देखते कैसे हैं? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से जो है इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल को डिफेंस किया। इसराइल आज जो इस स्टेज के ऊपर आ गया, जो जुल्म कर रहा है, उसके पीछे किसी और का नहीं, अमेरिका का हाथ है। अमेरिका और ब्रिटेन उसको आगे बढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। ठीक है, असल में इसराइल ही अमेरिका का एक छोटा सा अड्डा है जिसके जरिए ये मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस कराते हैं, वहां की दौलत को लूटते हैं। तो ये उम्मीद अगर किसी को है कि फिलिस्तीनियों के राइट्स को वो दिलवा देंगे, तो ये गलती है। क्योंकि जब ट्रंप खुद कह चुके हैं, पूरे तमाम मुल्क यानी अगेंस्ट में थे, उसके बावजूद ट्रंप वहां के ऊपर तेल अवीव के बजाय जेरूसलम में वहां अपनी एम्बेसी और उसको कैपिटल बनाना चाह रहे हैं, क्या नाम है, इसराइल का। तो उसी दिन आप लोगों को समझना चाहिए कि अमेरिका कहाँ खड़ा हुआ है। तो अमेरिका पूरी तरीके से
इसराइल के साथ है और अमेरिका और इसराइल एक ही है, और जिधर अमेरिका और इसराइल है उधर ही सऊदी अरब है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब कोई दूसरी बात करेंगे तो फिर तो ऐसा नहीं है, और हमको ये है। तैयार रहना चाहिए कि वो एक ही तरह की यकसा बात करते नजर आएंगे। खैर, अमेरिका की मशरिक़े वुस्ता पॉलिसी वाज़ेह है सर, ये किसी से छिपी नहीं है, लेकिन सऊदी वाली अहद जब यह बयान एक तरह से देते हैं कि फिलिस्तीनियों को ट्रंप की तजवीज मान लेनी चाहिए या चुप रहना चाहिए, ये जख्म पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ नहीं है तो और क्या है? देखिए, उनको कुर्सी चाहिए सलमान को। सलमान सबको सुपरसीड करके सऊदी अरब की बादशाहत अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, उसके लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो असल में ये जब अपने यहाँ के रॉयल फैमिली के लोगों को मरवा सकते हैं, ठीक है, उन पर मिसाइल से हमला करवा सकते हैं, तो ये कैद के अंदर रख सकते हैं, तो जब ये सऊदी नेशनल्स के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं तो उनको फिलिस्तीन का क्या दर्द है? उनको अपनी कुर्सी चाहिए। आज कुर्सी मिल जाए और जो चाहे हो जाए, और कुर्सी जब ही मिल पाएगी सलमान को जब तक वो अमेरिका की गुलामी करते रहेंगे। जी वाकई, और इसी तरीके से दिख भी रहा है, और साफ तौर पर वो इसीलिए अमेरिका की और इसराइल की बात करते नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं यहां से कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को मशरिक़े वुस्ता के लिए बड़ा खतरा बताया है। मिडिल ईस्ट के दौरे पर गए अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने यह कहा है कि ईरान को किसी कीमत पर जौहरी हथियार बनाने नहीं दिया जाएगा। वहीं ईरानी सदर ने यह कहा है कि उन्हें जौहरी समझौते पर दोबारा किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करनी। अमेरिकी ईरान के जौहरी समझौते पर तेहरान पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि वजीर खारजा बनने के बाद माइक पोम्पियो मशरिक़े वुस्ता के दौरे पर हैं। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में पोम्पियो ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और हिजबुल्लाह के बढ़ते असर व रसूख को खित्ते के लिए खतरा बताया। उन्होंने तेहरान के खिलाफ मजीद पाबंदियां आयद करने पर जोर दिया। We remain deeply concerned about Iran's dangerous escalation of threats to Israel and the region, and Iran's ambition to dominate the Middle East remains. Regarding the JCPOA, President Trump's been pretty clear. This deal is very flawed. He's directed the administration to try and fix it, and if we can't fix it, he's going to withdraw from the deal. It's pretty straightforward. People thought that Iran's aggression would be moderated as a result of signing the deal. The opposite has happened. And Iran is trying to gobble up one country after the other. Iran must be stopped. इससे कबल हफ्ते के रोज सऊदी के दौरे पर भी माइक पोम्पियो ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर अरब ममालिक को आगाह किया और ईरान पर पूरे मशरिक़े वुस्ता में दहशतगर्दी फैलाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान जौहरी समझौते में बड़ी तब्दीली नहीं करेगा तो अमेरिका इस समझौते से अलग हो जाएगा। Saudi Arabia's security is a priority for the United States of America. We'll continue to work closely with our Saudi partners to counter threats to this country's security. That, of course, starts with Iran. Iran destabilizes this entire region. It supports proxy militias and terrorist groups. वहीं सऊदी के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि सऊदी अरब अमेरिका की ईरान पॉलिसी की पूरी हिमायत करता है। उन्होंने ईरान पर पहले से और सख्त पाबंदी लगाने की अपील की। We also think that Iran should be dealt with by imposing further sanctions for its violations of international laws relating to ballistic missiles. वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप को ईरान और आलमी ताकतें रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी के दरमियान हुए जौहरी समझौते की तौसी 12 मई को करनी है, लेकिन वो कह चुके हैं कि मौजूदा सूरत में इससे मुआहदे की तौसी नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब ईरान ये धमकी दे चुका है कि अगर अमेरिका ने मुआहदा मंसूख किया तो उसे संगीन नताइज भुगतने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और वहीं ईरान ने यह कहा है कि अमेरिका जौहरी डील से दस्तबरदार होता है तो वो यूरेनियम की ज्यादा अफजूदगी का अमल बहाल कर देगा।
ईरान जौहरी तवानाई इदारे के सरबराह अली अकबर सालेही ने कहा है कि माजी के मुकाबले में अब ईरान की यूरेनियम की आला अफजूदगी की तकनीकी सलाहियत बेहतर हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यूरोपियन इत्तेहादियों को 12 मई तक का वक्त दिया है कि वो 2015 में तय पाने वाले इस डील के खामियों को दूर करे, वरना वॉशिंगटन हुकूमत इससे दस्तबरदार हो जाएगा। ट्रंप ये भी धमकी दे चुके हैं कि अमेरिका जौहरी मुआहदे पर कायम रहे ना रहे, लेकिन ईरान को जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात के लिए उसी मुकाम को तजवीज कर दिया है जहां गुज़िश्ता हफ्ते ही शुमाली और जुनूबी कोरिया के रहनुमाओं की तारीखी समिट मुनक़िद हुई थी, यानी कि पीस हाउस। जुनूबी कोरिया में वाक़ यह इलाका शुमाली कोरिया रियासत की सरहद के साथ मुल्हिक है। यह सरहदी गांव पुनजोनमोन में यह पड़ता है और ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में यह कहा है कि किसी तीसरे मुल्क में मुलाकात से बेहतर है कि उसी पीस हाउस में मिला जाए जहां किम जोंग और मून जे इन की मुलाकात हुई थी। ट्रंप और किम यह मुलाकात मई के आखिर या जून के आगाज में कर सकते हैं। ट्रंप किम मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं अमेरिका के कौमी सलामती मुशीर जॉन बोल्टन ने कहा है कि अमेरिकी सदर ने फिलहाल शुमाली कोरिया पर कोई हतफी फैसला नहीं लिया है। North Korea in this first meeting for evidence that they have made that strategic decision. There's nobody in the Trump administration starry-eyed about what may happen here. But by demonstrating they've made a strategic decision to give up nuclear weapons, it would be possible to move quickly, as the Libya case demonstrates. I'm looking at the Panmunjom Declaration, as they call it, in the context of a series of earlier North-South Korean agreements. शुमाली और जुनूबी कोरिया के लीडरों के बीच कोरियाई बहरान पर बातचीत का असर अब दिखने भी लगा है। जी हां, जुनूबी कोरिया ने सरहद पर प्रोपेगेंडा के लिए चलाए गए दर्जनों लाउडस्पीकर को हमेशा के लिए बंद कर दिया है, जिनमें शुमाली कोरिया पर तनकीद करने वाली खबरें और दूसरी जानकारी नशर की जाती थी। जुनूबी कोरिया के वजारत दिफा ने कहा है कि हालिया समझौते के तहत यह कदम उठाया गया है। इस कदम का मकसद दोनों कोरियाई मुल्कों के बीच कशीदगी को कम करना है। वहीं शुमाली कोरिया ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने मुल्क का वक्त बदल दिया है। जुनूबी कोरिया के साथ मुताबिकत रखते हुए शुमाली कोरिया ने अपनी घड़ियां आधा घंटा पीछे कर दी हैं। वहीं शुमाली और जुनूबी कोरिया के सरबराह की तारीखी मुलाकात के बाद अब चीन भी शुमाली कोरिया के साथ अपने रिश्ते बेहतर चाहता है। चीन के वजीर खारजा के प्योंगयांग के मुतवज्जे दौरे से ऐसा ही अंदाजा लगाया जा रहा है। दरअसल चीन के वजीर खारजा वांग यी इस हफ्ते नॉर्थ कोरिया के दौरे पर जाएंगे। चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान लू कॉन्ग ने यह कहा कि शुमाली कोरिया के वजीर खारजा की दावत पर वांग बुधवार को पड़ोसी मुल्क का दौरा करेंगे और किम ट्रंप की मुलाकात से पहले वांग का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि चीन की राजधानी बीजिंग में सदर शी जिनपिंग और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के बीच बातचीत के कुछ दिन बाद 1 अप्रैल में दोनों लीडर बीजिंग में मिले थे। उसके बाद 2007 के बाद से शुमाली कोरिया का दौरा करने वाले वांग यी की अगर बात करें तो वो पहले चीनी वजीर खारजा होंगे। और वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बरतानवी वजीर दाखिला अंबर रूड ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और उन पर गैर कानूनी तारीके वतन को वापस भेजने के मामले में पार्लियामेंट को गलत जानकारी देने का इल्जाम लगा है। अंबर ने एतराफ किया है कि उन्होंने गैर कानूनी तारीके वतन अफराद की डिपोर्टेशन अहदाफ के हवाले से कानून साजों को नादानिश्ता तौर पर गलत मालूमात फराहम की। अंबर रूड पर दबाव बढ़ गया था कि गलत मालूमात फराहम करने की वजह से वो अपने ओहदे से अलग हो जाएं। अंबर रूड के इस्तीफे को बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे की हुकूमत के लिए एक धचका माना जा रहा है। इससे पहले काबीना से कई वज़रा इस्तीफा दे चुके हैं।
When I was Home Secretary, yes, there were targets in terms of removing people from the country who are here illegally. This is important. I think if you talk to members of the public, they want to ensure that we are dealing with people who are here illegally. And I think it's only fair, not just on hard-working taxpayers, on those people who've come here legally, who are actually contributing to our society, that those who are here illegally are not able to carry on being here. That's what the government is doing. I think dealing with illegal immigration is very important. हैदर अमर रूड के इस्तीफे के बाद साजिद जावेद को ब्रिटेन का नया वजीर दाखिला बनाया गया है। पाकिस्तानी बस ड्राइवर के बेटे जावेद फिलहाल कम्युनिटीज लोकल गवर्नमेंट एंड हाउसिंग महकमे के वजीर हैं। जावेद के अहल खाना 1960 की दहाई में ब्रिटेन आए थे। इससे पहले साजिद जावेद इन्वेस्टमेंट बैंकर और ब्रॉम्सग्रोव से रुकन पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। साजिद जावेद साल 2010 से ब्रिटेन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और इससे पहले 3 अलग अलग महकमों का जिम्मा संभाल चुके हैं। एशियाई और अकलियती तबके से आने वाले पहले वजीर दाखिला जावेद ने कंप्रेहेंसिव स्कूल ऑफ एक्सटर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और साल 2010 के बाद वो इस ओहदे तक पहुंचने वाले पहले शख्स हैं। इधर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की एक टीम रोहिंग्या बहरान का जायजा लेने के लिए बांग्लादेश और म्यांमार के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने म्यांमार के लीडरों से मुलाकात भी की और रोहिंग्या मुसलमानों की जल्द वतन वापसी का मुतालबा किया। इससे कबल सलामती काउंसिल के वफ्द ने बांग्लादेशी सरहद पर रोहिंग्या पनाहगुज़ीन कैंपों का दौरा किया और लोगों का हालचाल जाना। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द ने कहा कि काक्स बाजार पनाहगुज़ीन कैंप की हालत खराब है, इन लोगों की बाज़ाबातकारी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। वहीं रोहिंग्या मुसलमानों का यह कहना है कि जब तक उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती और म्यांमार में अक़लियत का दर्जा नहीं दिया जाता, वो मुल्क वापस नहीं लौटेंगे। और स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी की शानदार हैट्रिक की बदौलत बार्सिलोना मौजूदा सीजन में अपना दूसरा खिताब पक्का कर चुका है। ली लीगा के 34वें मुकाबले में बारसा ने डिपोर्टियो ला कोरूना को 4 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दी। हाफ टाइम तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं, लेकिन आखिरी 10 मिनटों में मेसी ने 2 गोल कर टीम की जीत पक्की कर दी। इस जीत के साथ ही बारसा के 34 मैचों से 86 पॉइंट्स हो गए और उसका ला लीगा का खिताब जीतना भी यकीनी हो गया। दूसरे मकाम पर चल रहे एथलेटिको को 35 मैच से 75, जबकि रियल मैड्रिड के 34 मैच से 71 पॉइंट्स हैं। इसके साथ ही बारसा ने ला लीगा में अपने खिताब की तादाद 25 कर ली है। सबसे ज्यादा 33 दफा खिताब जीतने के रिकॉर्ड रियल मैड्रिड के नाम पर है। वाज़ेह हो कि ला लीगा में बारसा की बालादस्ती को गुज़िश्ता 3 सालों से जिदान की रियल मैड्रिड से सख्त मुकाबला करना पड़ रहा है। और अब बात एक अनोखे एयर शो की। जी हां नाज़रीन, आपने कई एयर शोज देखे होंगे, अक्सर ये दिन में होते हैं, लेकिन चीन में रात के वक्त एक एयर शो का एहतमाम किया गया और ये एयर शो रात को मुनक्किद किया गया, जहां पायलटों ने कलाबाजियां दिखाकर सभी को मशहूर कर दिया। आतिशबाजियों के साथ हवाई जहाजों की कलाबाजियां देखने लायक थी। आप भी देखिए ये बेहद खूबसूरत और दिलचस्प नजारा। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।